आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर वाले अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये कहानी इतनी खतरनाक है कि जो जब सुनवाई कर रहा था उसको भी नए रूल बनाने पड़ गए। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले इन कैरेक्टर्स के नाम सुनते चाहिए। यह है कैटरीन नाइट और यह है जॉन प्राइस। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था ये हम आगे देखेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। 1955 ये वो समय था जब कैटरीन नाइट पैदा हुई। 1955 में कैटरीन नाइट बदकिस्मती से एक ऐसे घर में पैदा हो गई जहां उसे होना नहीं चाहिए था। उसके घर का माहौल बहुत ख़राब था, बहुत परेशानी वाले था बहुत ही परेशानी वाला। उसके माँ बाप शराबी थे, वो उसको रोज़ परेशान करते, हर बार परेशान करते। यहाँ तक कि उसके माँ बाप से ही वो परेशान नहीं थी, उसके भाई, उसकी बहन सब उसको ताने देते। और यहाँ तक कि आसपास के मोहल्ले वाले, टाउन वाले भी उसको ताने देते। कैटरीन, हम इसे आगे कैटरीन बोलेंगे, कैटरीन नाइट इसका पूरा नाम नहीं लेंगे। कैटरीन ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में रहती थी जो न्यू साउथ वेल्स में था। अब खैर टाइम बीतता रहता है और जब कैटरीन थोड़ी बड़ी होती है तो उसे इन सब चीज़ों से परेशानी होने लगती है। खैर कैटरीन अपने आप को बढ़ावा देने लगी, अपने आप को संतुलित रखने लगी कि भाई चलो अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आगे जाके मेरी भी एक फैमिली होगी, मैं भी एक जिम्मेदार माँ बनूंगी। वो खैर अपने सपनों पर काम कर रही थी, अपने आप को बार बार दिलासा देती रही। अब खैर उसको लगा कि वो भी एक अच्छी माँ बनेगी, अपने बच्चों को वो हर वो चीज़ देनी चाहती थी जो उसे नहीं मिली। खैर अब ये चैप्टर होता है यही क्लोज। अब आता है इस कहानी का सेकंड चैप्टर। अब इस सेकंड चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। जैसे जैसे कैटरीन बड़ी हुई, जैसे बड़ी होती रही, करीब 16, 17, 18, 19 इस बीच में आकर वो अपने उम्र के लड़कों को डेट करने लगी। जी हाँ, डेट करने लगी। अब उसने कई लड़कों को डेट करा, बहुत सारे उसके बॉयफ्रेंड बड़े, बहुत में रिलेशन चला, पर एंड में आके वो रिलेशन टूट ही जाता था क्योंकि कैटरीन नाइट को पता ही नहीं था कि उसको किस तरीके का बॉयफ्रेंड चाहिए, उसको किस टाइप का, मतलब उसको यही नहीं पता था कि उसको किस टाइप का चाहिए। इन्हीं बातों पर वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करती, फिर यही लड़ाई झगड़े में बदल जाती और उनका ब्रेकअप हो जाता। ऐसे ही बहुत सारे लड़के को ठुकराने के बाद खैर अब जब कैटरीन नाइट 40 साल की हुई, यानी 1995 में वो 40 साल की होगी, सीधा सा 1955 में वो पैदा हुई थी, 1995 में वो 40 साल की हुई, तो अब उसको एक पार्टनर की ज़रूरत महसूस होने लगी। जी हाँ, एक पार्टनर की। खैर अब उसने इसी बीच में ढूंढा, उसको लगता है कि उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो लॉयल हो, ईमानदार हो, उससे प्यार करे और उसे चीट ना करे। खैर इसी बीच वो एक इंसान से मिली जो 40 साल का था और इसी इंसान का नाम था जॉन प्राइस। जी हाँ, यही वो जॉन प्राइस था। जॉन प्राइस को कैटरीन नाइट ने अपने पास्ट के बारे में बताया कि किस तरीके से उसके घर में, वो किस घर में पली बड़ी है, कौन सा मोहल्ला है। तो खैर जॉन प्राइस को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। जॉन प्राइस को हम सीधा सा कहेंगे जॉन को कैटरीन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अब जैसे ही कैटरीन ने ये एक्सप्रेशन जॉन के मुंह के पर देखे तो उसको लगा कि जॉन उसकी केयर करता है और उसको ऐसा ही लड़का चाहिए। तो खैर अब कैटरीन नाइट जॉन को अपना दिल दे बैठे। अब जॉन से बातचीत करने के बाद कैटरीन नाइट उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और उसी के घर पर रहने लगी। जॉन अपनी पिछली बीवी के 3 बच्चों के साथ पहले से ही अपने घर पर रहता था। अब खैर अब लगा कैटरीन नाइट को कि उसकी जो ज़िंदगी है वो उसके सीधे ट्रैक पर चली गई है, पर अभी उसको ये पता नहीं था कि सीधे ट्रैक पर मोड़ भी आते हैं और वह मोड़ अब उसको झेलना ही नहीं था बल्कि उस मोड़ पर चलना भी था। अब कुछ टाइम बीतता रहा। अब कुछ टाइम बाद उनके रिश्ते में दरार आती गई। वो दरार बढ़ती ही गई। अब ये दरार किस चीज़ की थी? अब जो जॉन था उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और वो शादी कैंसिल हो गई 3 बच्चों के साथ। मैंने आपको बताया वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था अपने घर में। अब वो कैटरीन नाइट खुद शादी करना चाहती थी। ऑफ कोर्स वो तो शादी करना चाहती थी, उसको अपनी खुद की एक फैमिली चाहिए थी। पर जो जॉन था वो कहता है कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा और मुझे दोबारा से इन मसलों में नहीं पड़ना, क्योंकि उसकी पहले से ही एक शादी
खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसका दिमाग गर्म रहता था। अब इसी बात पर, शादी ना करने की बात पर कैटरीन और जॉन में लड़ाई होती गई। अब इसी लड़ाई की वजह से वो एक दूसरे से दूर और दूर जाने लगे। खैर कुछ टाइम बाद फरवरी सन 2000 फरवरी में कैटरीन नाइट और जॉन प्राइस में लड़ाई हो रही थी। किचन में बहस हो रही थी और ये बहस लड़ाई तक बढ़ गई, हाथापाई तक बढ़ गई। और इसी लड़ाई में किचन में कैटरीन के हाथ में चाकू लग गया पीछे, जो उसके स्लैब पर पड़ा था, और गलती से हाथापाई में वो चाकू जॉन के हल्का सा उस चाकू से जॉन की छाती पर कट लग गया और जॉन एकदम से घबरा गया। तो जॉन ने कैटरीन नाइट को पीछे धक्का दिया और उससे कहा कि चली जाओ मेरे घर से और वापस अब आना मत। अब कैटरीन नाइट को ये पता लग गया था कि अब उनके रिलेशन की और उनकी लड़ाई की एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हद पार हो चुकी है। तो खैर इस चैप्टर, ये कहानी का सेकंड चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। अब आता है इस कहानी का थर्ड चैप्टर, जिसमें आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर अब कुछ दिनों बाद जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, कुछ टाइम बाद कैटरीन जॉन के घर से कुछ ही दूरी पर अपना एक अपार्टमेंट लेती है। अब ले लेती है 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। अब जब इतने दिन रह लेती है तो उसे महसूस होने लगता है कि वो अकेली है। उसे उसका ही अकेलापन खाने लगता है, अंदर से उसको चबाने लगता है। खैर इस अकेलेपन को देखते हुए वो सोचती है कि वो दोबारा से जॉन के पास जाए। खैर वो जॉन को प्यार तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उसका अकेलापन उसको खा रहा था धीरे धीरे, वो उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो जॉन के पास आने की तरकीबें सोचने लगी थी, यानी किस तरीके से जॉन के पास आया जाए। खैर वह तरकीबें सोचने लगी। अब उसने सोचा कि जैसे वह पहले जॉन के घर में रहती थी और उसको प्यार से समझा लेती थी, बार बार प्यार से समझा लेती थी, इसी तरीके से क्यों ना दोबारा से प्यार से समझाया जाए। खैर अब कुछ टाइम बाद वो सोचती है कि वो ड्रेसेस लेगी, जॉन के घर जाएगी और उसको प्यार से समझाएगी और उसके साथ कुछ टाइम व्यतीत करेगी। खैर अब फरवरी का महीना चल रहा था, तो उसने सोचा, और अब एक दिन वो जॉन का उसके घर से निकलने का इंतज़ार कर रही थी। अब जैसे ही जॉन अपने घर से जॉब के लिए निकला तो कैटरीन नाइट उसके घर गई, क्योंकि उस जॉन की घर की एक चाबी कैटरीन के ही पास थी, क्योंकि वो पहले एक साथ रहते थे, तो एक चाबी उसी के पास थी। खैर अब वो जब जॉन के घर में गई, जैसे ही उसने डोर खोला तो उसने सबसे पहले देखा कि उसकी जो तीनों बेटियां वो खेल रही हैं। उसने उन तीनों बेटियों से हाय हेलो करा और कुछ देर उनके साथ बातें करने के बाद उसने उन तीनों को एक रात बाहर रखने के लिए, एक रात जॉन के साथ अकेले व्यतीत करने के लिए एक बेबी सीटर हायर कर ली और बेबी सीटर की कार में उन तीनों को बैठाकर बाय बोलकर बेबी सीटर को निकाल दिया। अब क्या करा, कैटरीन ने एक नोट लिखा, वो नोट लिखकर टेबल पर रख दिया और वो चली गई शॉपिंग करने, ड्रेसेस लेने के लिए, ताकि वो ड्रेसेस पहनकर उसको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। अब इसका थर्ड पार्ट भी यहीं खत्म होता है। खैर अब जब जॉन शाम को आता है, वो देखता है कि भाई उसकी तीनों बेटियां घर पर नहीं है। वो एकदम से डर जाता है कि भाई क्या हुआ। ऑफ कोर्स वो डर ही जाएगा। तो उसको टेबल पर एक नोट मिलता है, जो नोट कैटरीन ने रखा था। वो देखता है कि कैटरीन ने उसमें लिखा है कि उसने बेबी सीटर से वो छुड़वा दिए हैं, उसके बच्चे एक रात के लिए बेबी सीटर को दे दिए। और ऑफ कोर्स कैटरीन ने अपने प्यार और अपनी फीलिंग्स के बारे में भी उस नोट को जिक्र करा था। खैर अब जॉन इतना गुस्सा हो गया, वो पहले से ही जॉब से थक कर आया था और उसको 6 बजे जाना होता है। अब जॉन ने सामने बढ़ा, और ये मैप है, आप इसको देख सकते हैं, सामने बढ़ा और उसने फ्रीज से एक बियर की बोतल निकाली और वापस लिविंग रूम में आकर उसको पीने लगा। अब खैर अब इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले इसको पास्ट फॉरवर्ड लेके करते हैं। सुबह 6 बजे जब जॉन को, जी हाँ यही वही पल था अगले दिन का, आपको पिछली बात में पता लगेगा, तभी आपको इस स्टोरी को सुनने में मजा आएगा और आपको यह भी पता लगेगा कि आखिरकार किस तरीके से किल हुआ। जब सुबह 6 बजे जॉन को अपनी जॉब पर जाना था तो वो नहीं गया। खैर उसकी जॉब एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसको बॉस को उसकी अहमियत बहुत पता थी। तो बॉस ने एक एम्प्लॉय भेजा जॉन के घर। कुछ देर बाद वो एम्प्लॉय जॉन के घर चला गया। उसने जॉन के घर का मेन डोर, फ्रंट डोर खटखटाया, नहीं आया, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो थोड़ी देर पीछे
शांत रहा। उसने फिर से खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई, फिर से खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। तो अब उसने देखा कि जॉन के घर के जो एक तरीके से किवाड़ का कोना कहते हैं, कोना यानी जिस तरीके से गेट होता है उसकी जो बराबर की लकड़ियाँ होती हैं या फिर जो भी फ्रेम होती है उसमें खून लगा था। अब भाई उस एम्प्लॉय को जॉन की एकदम से फिक्र होने लगी। उसने दोबारा खटखटाया, दोबारा कोई नहीं आया, दोबारा खटखटाया, दोबारा कोई नहीं आया। अब उसने पकड़ी अपने पीछे से गाड़ी। उसको पहले से ही पता था कि अगर जॉन की गाड़ी जॉन के घर के आगे सामने खड़ी है तो इसका मतलब जॉन घर पर ही है। इस वजह से उसने अपनी गाड़ी में बैठा और तेज़ी से अपनी कंपनी की तरफ रवाना हो गया और उसने ये सब बातें अपनी बॉस को बताई। अब भाई जब बॉस ने सुना कि खून लगा है, गेट पर कोई नहीं आ रहा, लॉक है अंदर से लोग है, अगर कोई सो रहा हो तो एम्प्लॉय ने बताया कि वो पीछे उसने खिड़की भी बजाई, गेट भी बजाया, लेकिन अगर कोई सो रहा हो तो उसे पता लग जाए, लेकिन कोई नहीं आया। अब बॉस ने ये सब बातें पुलिस को बताने का समझौता किया। अब पुलिस चाव 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 करते हुए उसके घर के सामने करीब सुबह के 8:30 बजे आ पहुंची। अब जब पुलिस 8:30 बजे आ गई तो पुलिस ने देखा कि भाई उसके हैंडल पर खून लग रहा है। उस पुलिस ने एक ही बार बजाया, पुलिस तो पुलिस होती है, उसने एक ही बार बजाया, कोई नहीं आया। तो पुलिस ने सोचा कि वो उसके पीछे जाएगी। अब यहाँ से इस कहानी का मेन पार्ट शुरू होता है। अब जब पुलिस ने करीब सुबह 8:30 बजे उसने सोचा कि अगर कोई नहीं आ रहा तो वो बैक्स पे जाएगी। पुलिस आधे रास्ते पहुँचे ही थी कि तभी पुलिस ने देखा कि खिड़की बंद है और खिड़की के बाहर खाने की बगीचे में एक खाने की प्लेट पड़ा हुई है उल्टी। अब कोर्स उसमें खाना ही था। तो पुलिस ने जब देखा तो वो खिड़की लॉक थी अंदर से, और हल्का सा झांक कर देखा तो वो डाइनिंग रूम था। और डाइनिंग रूम में आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना कि डाइनिंग रूम में एक टेबल बिछा था जिसमें बहुत लजीज खाने बने थे, और वो खाने क्या कहते हैं, मीट से बने हुए थे। अब लेकिन डाइनिंग टेबल पर इतना लजीज खाने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं था, ना अभी तक किसी ने उस खाने को छुआ था। तो पुलिस ने सोचा कि भाई इतने सारे खाने वहाँ पर, एक प्लेट बाहर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो दाल काली है या दाल में कुछ काला है। तो अब पुलिस ने जब पीछे जाकर देखा गेट पर तो पुलिस ने 2-4 बार खटखटाया, जॉन को आवाज़ लगी लेकिन जॉन नहीं आया। तो पुलिस ने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। अब जैसे ही पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो इस मैप के हिसाब से पुलिस दरवाज़ा तोड़ते ही डाइनिंग रूम के पास में आ गई। पुलिस ने देखा डाइनिंग रूम दरवाज़ा तोड़ते ही जो दरवाज़ा खुला वो डाइनिंग रूम में खुला, क्योंकि डाइनिंग रूम के बिल्कुल बराबर में ही खिड़की थी। अब वो जैसे ही डाइनिंग रूम में खुला, पुलिस ने देखा कि खाने हैं, तो पुलिस लिविंग रूम की तरफ, डाइनिंग रूम से लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। तो पुलिस ने देखा वहाँ पर खून के धब्बे ही धब्बे हैं, और लिविंग रूम के सामने ही वो फ्रंट डोर था। आप यकीन नहीं मानोगे, उस फ्रंट डोर के सामने इतना खून था, मतलब आप सोच सकते हो उसके सामने कितना खून था कि अगर कोई इंसान फ्रंट डोर से अंदर आने की कोशिश करे तो वो कूद के तो आ ही नहीं सकता, उसको उस खून में ही पैर रख कर आना पड़ेगा। और ये फोटोज़ भी है, इससे आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि उस फ्रंट डोर के सामने कितना खून था। और उस फ्रंट डोर से लेकर उस लिविंग रूम तक खचेड़ने के निशान बने हुए थे, यानी लाश को लेकर गया, कोई ना कोई लाश को, उस खून से सनी लाश को अंदर लेकर गया था लिविंग रूम के। अब वो लिविंग रूम की लाश को, जो एक लिविंग रूम में सोफ़ा पड़ा था, यानी लंबा वाला, 2 टाइप के सोफ़े होते हैं, छोटे वाले टेबल, और वहाँ पर जाकर वो सब कुछ ख़त्म हो रहा था। अब पुलिस ने देखा कि पुलिस उसी खून के खचेड़ने की लाइन को फॉलो करते हुए सोफ़े के पीछे गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कार्टिन पड़े हुए हैं। जी हाँ, वहाँ पर कार्टिन केनाइड पड़ी हुई थी। पुलिस ने झुककर उसकी पल्स चेक करी तो वो चालू थी। अब ये सब देखकर पुलिस एकदम से अपने एक्शन मोड में आ गई। पुलिस की संख्या बताऊँ तो पुलिस की संख्या 2 थी। अब जैसे ही पुलिस अपनी एक्शन मोड में आई तो उसने सबसे पहले पल्स चेक करी, पल्स चल रही थी। तो अब उन्होंने चेक करा कि कार्टिन को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक पुलिस वाला वहीं रुका, उसने मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल किया, और एक पुलिस वाला फुल एक्शन में अपनी गन निकालकर, एक हाथ में गन पकड़कर एक हाथ से देखता हुआ चलने लगा। तो उसने एक पुलिस वाला एक लिविंग रूम को लंघ कर दूसरे लिविंग रूम में गया। तो अब उसने दूसरे लिविंग रूम में देखा कि वहाँ पर भी सेम ऐसे ही खचेड़ने के निशान लगे हुए हैं, लेकिन वो खचेड़ने के निशान एक पर्दे पर जाकर रुक गए। अब पुलिस वाले ये सोच ही रहा था कि वो पर्दे पर क्या है। उसने वो पर्दे को हटाकर देखा तो
तो उसके पीछे सिर्फ एक अलमारी थी। अब पुलिस वाला सोचने लगा कि यहाँ से सारे निशान आगे जाकर कहाँ हैं। और तभी जैसे ही पुलिस वाले ने, एक हाथ में पुलिस वाले की गन थी, एक हाथ में उसने इस तरीके से हटाया, तो उसने देखा कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। पुलिस वाले ने कहा ये मेरा खून तो नहीं है, ना ही उसके कोई चोट लगी थी। और जैसे ही पुलिस वाले ने ऊपर देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो कोई पर्दा नहीं था। तो चलिए दोबारा से पीछे चलते हैं, उसी रात जिस रात जॉन केनाइट का इंतज़ार कर रहा था, कार्टिन का इंतज़ार कर रहा था। खैर, अब जब वो जॉन केनाइट का इंतज़ार कर रहा था तो रात करीब 11:30 बजे, 11:30 बज गए और केनाइट नहीं आई। तो जॉन को गुस्सा आया कि भाई क्या हुआ। तो जॉन को सुबह 6 बजे जॉब पर भी जाना था, तो वो बेडरूम में जाकर सो गया। उसी के कुछ देर बाद केनाइट आई। केनाइट आई और केनाइट ने जॉन को देखा, जॉन ने केनाइट को देखा। पहले तो जॉन केनाइट पे बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उस दिन केनाइट ने ब्लैक कलर की एक बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी, जिससे जॉन केनाइट को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। और खैर उन्होंने आपस में कुछ टाइम बिताया, कुछ पल आपस में बिताए और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में सर डाल के सो गए। टाइम बीतता रहा, रात गुजरती रही। पर इसी रात में जॉन की आखिरी सांसें लिखी थी। अब केनाइट एकदम से उठी और केनाइट ने देखा कि भाई जॉन सो रहा है, जॉन को बिना डिस्टर्ब करे। और तभी केनाइट ने यूँ बेड पर पैर रखा और जॉन को देख लिया। और देखते देखते पता नहीं उसको जॉन के ऊपर एकदम से गिल्टी फील हुआ, गिन आई। पता नहीं कैसे उसका माइंड एकदम से रोटेट हो गया, उसको गिल्टी फील आई। उसको लगा कि ये आदमी मेरे से शादी नहीं कर रहा, ये मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है, इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये भूल नहीं सकता। खैर, अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। केनाइट घर के दरवाजे से बाहर जाती है, अपनी कार में बैठती है। केनाइट जहाँ फुल टाइम काम करती थी वो था एक कसाई खाना। वो कसाई खाने के उस फ्लोर पर काम करती थी जहाँ पहले जानवर को लाया जाता था और मारकर उसके पीसेस बनाए जाते थे। केनाइट इसमें बहुत प्रोफेशनल थी। केनाइट अपने घर गई और उसने वो कसाई खाने की, जिसे कहते हैं बुटचर नाइफ किट, वो उठाई और अपनी कार में रख ली। अगर मैं आपको इसको डिटेल के बारे में बताऊं तो कसाई खाना होता है जहाँ पर जानवरों को लाते हैं, उनका मांस बनाकर मार्केट में बेचते हैं। और केनाइट उसी फ्लोर पर काम करती थी, तो केनाइट को ये काम बाखूबी आता था और केनाइट के पास औजारों की भी कोई कमी नहीं थी। उसने बुटचर नाइफ, जिन हथियारों से जानवरों को काटा जाता है उसको कहते हैं बटचर नाइफ। उसने बटचर नाइफ की पूरी किट उठाई, गाड़ी में रखी और गाड़ी सीधा जॉन के घर की तरफ बढ़ा दी। जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अब आगे वही होने वाला है। अब वो गई किचन में, जॉन की किचन में गई और उसने उसमें से एक चाकू निकाला और चाकू की धार की तेज करी, धार देखी और वो सीधा जाकर जॉन के गले पर तन गई और उसने एक चाकू जॉन के बिल्कुल गले में, सीने में मार दिया। जॉन एकदम से उड़ गया और जॉन कुछ कर पाता, उसने पूरी पावर लगा के केनाइट को पीछे धक्का दिया और वो मेन गेट की तरफ भागा। उसको चाकू यहाँ पर चाकू घोंप रखा था, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा था। खून तो ऐसे मानो जैसे पानी की पिचकारी। इसी तरीके से खून बहे जा रहा था और गेट तक पहुंचते वो बहुत ही भीग हो चुका था और गेट को छूते ही एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया और उसने किसी तरीके से अपनी पूरी पावर लगाकर वो गेट खोल दिया। इसी वजह से खून की छींटें उस गेट के जो हैंडल है उस पर लगी हुई थी। यही खून की छींटें उसने देखी थी। अभी तो आप सुनिए, ये तो सिर्फ इसका एक पहला स्टेज था। और केनाइट की माने तो केनाइट उस टाइम तक खड़ी हो चुकी थी। जी हाँ, उस टाइम तक खड़ी हो चुकी थी। वो वापस गई, जॉन को उसने बुरी तरीके से पीछे खचेड़ा और उसमें इतने चाकू मारे और जब तक वो मर रहा था उसने जाकर किचन में पानी उबाला। और जब तक वो पानी उबल रहा था और जब वो वापस आई, जी हाँ, जॉन मर चुका था। उसने जॉन के दोनों पैर पकड़े और खचेड़ते हुए लिविंग रूम में गई। जी हाँ, आपको कुछ याद आया? वो लिविंग रूम के जो खचेड़ने के निशान थे, खींचने के निशान थे, वो जॉन के ही थे। अब उसकी बॉडी कहाँ गई? जी हाँ, अब ये सुनिए। अब जैसे ही वो उसको खचेड़ कर लेके गई, उसने अपने बैग में से, अपने किट में से चाकू निकाले और जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं, उसने गले से लेकर अंगूठे तक उसकी खाल एक पीस में ही निकाल दी। उसकी खाल का एक बहुत पतला मांस उसने एक पीस में ही निकाल दिया। ऊपर की जितनी भी चमड़ी थी, ये
उसने पूरी उंगली से लेकर गले तक सब निकाल दिया और उसने वो सब दूसरे लिविंग रूम में उसको खचेड़ कर लेके गई और दूसरे लिविंग रूम में उसको पर्दे की तरह टांग दी। जहाँ वो पर्दा नहीं था वो जॉन की खाल थी, जिससे वो खून रिस कर टपक कर उस पुलिस वाले के हाथ पर पड़ा था। अब उसने जॉन को साइड करा और जॉन का सर धड़ सा अलग कर दिया और उसको पानी में उबालने रख दिया। जी हाँ, अब जो आप आगे सुनने जा रहे हैं वो तो शायद आपने आज तक ना सुना हो। आपने राजा कोलंदर का नाम सुना होगा, जो हमारा एक इंडियन सीरियल किलर था। जी हाँ, इसने बिल्कुल वैसा ही करा और इससे भी कुछ बदतर हरकत इसने करी। इसने जॉन का दिमाग निकाला और उसको पानी में उबाला। वो जॉन के दिमाग का ग्रेवी मीट बनाना चाहती थी। उसने जॉन की पतले 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 पीसेस में बोटियाँ काटी और उनको सबको अच्छे अच्छे डिशेस बना दी और 3 प्लेटों में उसने उन जॉन की तीनों बेटियों का नाम लिखा। जी हाँ, उन बेटियों को वो अपने पिता को खिलाना चाहती थी, अपने ही पिता का मांस वो उन बेटियों को खिलाना चाहती थी। पर वो तो अच्छा हुआ समय पर पुलिस आ गई। अब खैर उसने भेजा निकाला और वो उस भेजे को ग्रेवी मीट बनाकर खाने लगी और तभी उसको याद आया कि अगर वो इसको पूरा खाएगी तो वो बीमार पड़ सकती है। तो उसने वो आधी प्लेट खाकर आधी प्लेट बाहर बगीचे में फेंक दी। जी हाँ, ये वही वाली बात है जो मैंने बगीचे की बताई थी। जो बगीचे में प्लेट उल्टी पड़ी थी वो कैनाइट ने ही फेंकी थी। अब जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको समझ में आया कि उसने क्या कर दिया है। उसको बहुत ही सर पकड़कर पछतावा होने लगा, लेकिन अब ये पछतावा कोई काम का नहीं था। एक चाकू मारा होता या 2 मारे होते तो शायद बच भी सकता था, लेकिन उसने तो उसका पूरा कोरमा बनाकर रख दिया। खैर, अब उसने वो ये नहीं चाहती थी कि जो उसने करा वो इसके मामले में फंसे, उसको जेल के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो वो भागी बाथरूम में गई और कुछ देर बाद वो बाथरूम में से एक पूरी की पूरी नींद की गोली होती है उसका डब्बा उठा कर लाई और एक ही बार में पूरा सटक लिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब ये कहानी होती है यहाँ ख़त्म। क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं। अब जब सुबह वो 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने कैनाइट की पल्स रेट चेक करी तो वो जिंदा थी और मेडिकल टीम ने उसे बचा लिया। अब जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तो उस ट्रायल में उसने उस किलिंग को मान लिया कि हाँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उसने ये तो मान लिया कि जॉन का कत्ल उसने ही करा था और कत्ल करने के बाद इतनी बुरी हालत भी जॉन की उसने ही करी थी। अब खैर, आपको क्या लगता है? उसको कुछ ऐसी सज़ा दी होगी, उम्र कैद दी होगी? जी हाँ, उसको दी तो उम्र कैद ही थी, पर जज ने अब क्या रूल नया बनाया था वो सुनते हैं। अब जज ने यह रूल नया बनाया था कि कभी भी इसको रिलीज नहीं करा जाएगा, ना बेल पर ना किसी और चीज़ पर। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इसको रिलीज अब जेल से नहीं करना। ये आखिरी सांसें अपने जेल में ही खींचे। और वो हैरानी की बात तो ये है, वो अब भी जिंदा है। यानी वो ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी महिला थी जिसे उम्र कैद थी, और वो भी इस तरीके से कि उसे कभी रिहा ही नहीं किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप के सन के लोग आपके आसपास रह रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है। अब पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चला, ऐसा क्या घूमा कि उसने जॉन की इतनी बुरी हालत कर दी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स ओवर।